उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच ही गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा से महज 1 मीटर नीचे बह रही है और प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं देर रात से हुई 122 मिलीमीटर बारिश से हरिद्वार को भी पानी पानी कर दिया है और चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक समेत कई इलाके जलमग्न हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा ले रहे हैं। मॉनसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव से राहत के दावे किए गए थे, लेकिन पहले ही भारी बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से नदी किनारों से दूर रहने तथा बेवजह यात्रा न करने की अपील की है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर कड्डू खाल के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आकर एक पुरानी खाली इमारत क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि खतरे की आशंका को देखते हुए पहले ही 2 रेस्टोरेंट, सड़क किनारे की दुकानें, मजदूरों की झोपड़ियों को खाली करा लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक निजी व्यक्ति द्वारा होटल निर्माण के लिए कराई जा रही खुदाई के कारण ही भूस्खलन होने की आशंका की जा रही है और जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि घटना में किसी तरह की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। प्रशासन मौके पर हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। सामने आया स्पॉट इंस्पेक्शन पे जो प्राइमा फेसाई समझ में आ रहा है, तो उसमें बिना किसी परमिशन के या नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की परमिशन जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे, ये रोड कटिंग करके वाटर सप्लाई का एक कनेक्शन दिया जा रहा था। तो इस संबंध में जैसा SEPWD की या DM की चेयरमैनशिप में SEPWD जनरली ये परमिशंस देते हैं, तो अनऑथराइज वर्क था। तो इस क्रम में जो एक्शंस लिए जाने हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन कंसर्निंग परमिशन देने वाले और जो डिपार्टमेंट है जो इस काम को करवा रहा है, उन दोनों के अगेंस्ट एक्शन लिए जाने और साथ ही जो अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे काम चल रहा था, इसमें भी अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए SDM को मेरी तरफ से डायरेक्शंस दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की गठन की। इस दौरान उन्होंने राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने और विशेष जोर दिया है। क्रम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों में नियमित शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। बैठक में बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी जैसे जिलों में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और बैंकिंग सेवाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई है। भूस्खलन के कारण ही पहाड़ों में चट्टानें खिसकने, मलबा आने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को कहीं आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन रास्तों में मलबा हटाने के काम में कई टीमें जुटी हुई है। साथ ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। अलकनंदा और अन्य नदियां उफान पर आ गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिला है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद है। वहीं हरिद्वार और रुड़की में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। चमोली में फरासू स्लाइड जोन में रॉक फॉल के कारण ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी, धरासू घाट और नगुन के पास भूस्खलन से कई जगह बाधित है, जहां BRO मशीनों से मार्ग खोलने में जुटा है और नगुन के पास लगातार पत्थर गिरने से हाईवे के दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है।
एक सप्ताह से भी अधिक का समय रेड अलर्ट का है और उसके लिए सभी जगह लगातार समन्वय स्थापित किया गया है, सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और सभी प्रकार के प्रबंध भी किए गए हैं और यात्रियों को भी एक पहले सूचना जो मौसम की है वो दी जा रही है, जिससे कि जो है कोई भी आपात स्थिति हो तो आपात स्थिति में हम लोग जो है ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत ही राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दानिश अंसारी ने मध्य प्रदेश में लागू नए वक्फ बोर्ड मॉडल का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। दानिश अंसारी के मुताबिक नए कानून का उद्देश्य सिर्फ बोर्ड की संरचना बदलना नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नए बोर्ड में पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम समाज, महिला और अन्य वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का नामांकन भी कानून का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि नए प्रावधानों से वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन रिकॉर्ड, नियमित ऑडिट और अवैध कब्जों को हटाने में मदद मिलेगी, जिससे इन संपत्तियों का प्रबंधन अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे को उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आई, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पे पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले। इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांदा के पंडित जैन पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में बांदा और बेबरू विधानसभा क्षेत्र की 710 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के 9 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। कभी पलायन, पेयजल संकट और डकैतों के लिए पहचाने जाने वाले क्षेत्र में आज विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सबसे पहले बुंदेलखंड का दौरा करने और इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। उस समय बुंदेलखंड पिछड़ेपन, पलायन और पेयजल संकट से जूझ रहा था। डकैतों और विभिन्न माफियाओं का आतंक था। किसान खेतों तक जाने से डरते थे, नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे और व्यापारी भय के माहौल में जीवन बिता रहे थे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है, हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। ये तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा और साथ साथ जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना